जब से रमा चला गया था, रतन को झालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि झालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। झालपा की वह रोती हुई आंखें देखकर उसका हृदय महसूस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उबकर वह झालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी वही नहुसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। झालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और झालपा जैसे सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और लुटूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियाँ कहाँ बेसाहेगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विश्वंभर से भी स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहाँ खेलते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घरवालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। झालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। झाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे झाड़ों भर एमल्शन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब कि उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूँ या उनकी बीमारी को देखूँ। बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूँ। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जाए तो मैं खुशी से दे दूंगी। झालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊँ, महीने 2 महीने लग जाए क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊँगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। झालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे
तो वह वहाँ से जल्द अच्छा होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। चालपा ने करुण भाव से कहा। क्या चलूँ बहन, जाने भी पाऊँ? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में है, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी? हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरा दिन जरूर लिखा करूँगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुँह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश कह नहीं सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा। क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपये हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की। और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा। तुम्हारे ही तो है बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो? मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपये तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा। कुछ कहूँ? बुरा तो न मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली। बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में न था और न हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा। इस समय तुम ऐसा कह सकती हो? तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों और रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा। मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैं इतनी परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्ज्वल, रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपये देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूँगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उससे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागिनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और होठों पर हंसी एक साथ लिए विदा हो गई।